नमस्ते, मैं हूं निखिल और आपका स्वागत करता हूं हमारे वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले में। स्वागत है शिव आपका भी। शिव, रखवाले की इस किस्त की शुरुआत हम एक अच्छी खबर से करना चाहते हैं। 16 मार्च के रोज़ इंडियन नेवी का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ हिंदुस्तान से 2500 किलोमीटर दूर, जहां पे ना सिर्फ एक पायरेट शिप को अपने काबू में किया गया, क्रू को रेस्क्यू किया गया, अब वो पायरेट्स और वो मदरशिप जो पायरेसी का बन गया था उसको हिंदुस्तान भी लेके आया जा रहा है। हम इस ऑपरेशन के बारे में बहुत विस्तार से बात करना चाहते हैं। किस तरह से जानकारी को इकट्ठा किया गया, कौन से प्लेटफॉर्म्स थे, किस तरह कोऑर्डिनेशन हुआ एयरफोर्स और नेवी का। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम अभी पिछले 3-4 एपिसोड्स में रखवाले के और 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि नेवी काफ़ी एक्टिव है। इंडिया के वेस्ट कोस्ट से पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक के जो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है, पायरेसी के पहले से थी, हूती रिबल्स की अब आ गई है। तो हम लगातार इसीलिए नेवी के ऑपरेशंस की बात भी कर पा रहे हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था? बिल्कुल निखिल, जैसे आपने बताया कि अभी उस माहौल में भारतीय नौसेना काफ़ी उनका डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी फ़िलहाल 10 या 12 युद्धपोत वहाँ पे तैनात हैं। तो इसका मतलब है कि ये भारत का आई थिंक अब तक सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है उस क्षेत्र में। जैसे हम पिछले एपिसोड में भी बात किए हैं इस इशू के बारे में, वो ये है कि इज़राइल हमास के युद्ध के बाद जो जो माहौल वहाँ पे है अभी, इंडियन नेवी का जो रोल है, भूमिका है वहाँ पे, वो काफ़ी बढ़ गया है। पायरेसी को लेकर, हूती रेबल्स को लेकर, उसके बारे में हमने काफ़ी किया काफ़ी हुआ बात ऑलरेडी की है। लेकिन ये जो ऑपरेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो निखिल, ये मेरे हिसाब से सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जैसे आपने बताया डेयर डेवल, और सबसे मुश्किल ऑपरेशन था निखिल, क्योंकि ये ना सिर्फ एक पायरेसी इंसिडेंट था, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर्स में था। इंडियन नेवी का एक युद्धपोत बहुत नज़दीक में था, लेकिन एक असेसमेंट बन चुका था वहाँ पर कि ये एक चांस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इंडियन नेवी ना सिर्फ इस समस्या में एक इंटरवेंशन करें, लेकिन जो जो सिस्टम्स हैं, जो कमांडो फोर्स है, जो एयरक्राफ्ट हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं इंडियन मिलिट्री में, इसमें टेस्ट कर सकते हैं। वो एक टेस्टिंग का भी एक एलिमेंट था और एक लाइव सिचुएशन है। एक लाइव सिचुएशन है। उन्होंने एक्चुअली बहुत जल्दी असेस किया था कि क्या हम एक्चुअली ये कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 2500 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में काफ़ी दूर देश से क्या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जॉइंटली एक ऑपरेशन कर सकते हैं। और जैसे वो बहुत ही शानदार तस्वीरें भी सामने आए हैं, उसमें से पता चलता है कि कितना सफल रहा है ये ऑपरेशन। निकल शिव, अब हम एक एक करके उन प्लेटफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं जिनसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और फिर फोर्सेस की स्किल यहाँ पे कैसे आती है। हमें बताया गया कि ऑब्वियसली वहाँ पे आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सुभद्रा और बाकी हमारे बड़े शिप्स हैं, कैपिटल शिप्स भी हैं, कुछ बोट्स भी हैं, और P8Is हम लॉन्च करते हैं वेस्टर्न कोस्ट से जब जब ज़रूरत पड़ती है, और सी गार्डियंस को भेजा गया था वहाँ पे। लेकिन एक जो नई चीज़ हमने देखी कि इस बार हमने वेस्ट कोस्ट से मार्कोस को लिया, C-17 एयरफोर्स का जो क्रूज को फ्लाई कर रहा था, और वहां से जाके हमने कमांडोज और उनका इक्विपमेंट ड्रॉप किया है। हम जानना चाहते हैं कि अब जैसे ये फिल्म्स में लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन फिल्म में उसकी कभी कॉम्प्लेक्सिटी सामने नहीं आती कि कितना मुश्किल होता है एक एयरक्राफ्ट, एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो काफ़ी स्पीड से उड़ रहा है, 200-300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, और ज़्यादा 700-800 के क्रूज स्पीड होती है। वहां से आपको उतनी हाइट से ड्रॉप किया जाना है और आप बिल्कुल डीप सी में गिरने वाले हो। कौन सी सावधानियों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से ट्रेन की जाती हैं फोर्सेस इसके लिए? निखिल, इंडियन नेवी का दो तीन साल पहले एक एक्सरसाइज था गोवा के कोस्ट के बाहर, जहां पे बिल्कुल इसी ऑपरेशन का उन्होंने एक्चुअली अभ्यास किया था। एयर ड्रॉपिंग एट सी का एक्सरसाइज था। उस एग्जैक्ट एक्सरसाइज का नाम मुझे याद अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी सिनारियो को एक्चुअली सिमुलेट करके अभ्यास पहले से ही किया था, 2-3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्कोस, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की है, वो तो कॉम्बैट कमांडोज हैं। उनका स्पेशलाइजेशन है डाइविंग, नेवल कॉम्बैट एट सी एट्सेट्रा। वो शिप्स के अंदर जाते हैं, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी करते हैं। लेकिन ये जो एयर ड्रॉपिंग वाला ऑपरेशन था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सेंसिटिव था निखिल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि
एयर ड्रॉप, अगर आप ज़मीन पर स्काई डाइव करके आप एयर ड्रॉप करते हो वो एक चीज़ है, लेकिन समुद्र में आप अगर आप एयर ड्रॉप करते हो और वो भी काफ़ी हाइट से, तो जब आप समुद्र में जाते हो तो तब क्या होता है, आपके पास क्या सामान होता है, वो बोट कैसे इन्फ्लेट हो जाता है, और उसके बाद आप कैसे आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हो। तो ये C-17 एयरक्राफ्ट जो है उसका स्क्वाड्रन हिंडन में है, हिंडन जो दिल्ली के पास है। वहाँ से C-17 गया था मुंबई। वहाँ पे एक मार्कोस मरीन कमांडोज जो हैं उनका एक यूनिट पिकअप हुआ था उस एयरक्राफ्ट में, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन और संपर्क था इंडियन नेवी के साथ। 3 युद्धपोत थे उस क्षेत्र में, नज़दीक थे उस पायरेसी इंसिडेंट के, निखिल। एक था INS कोलकाता, एक था INS सुभद्रा, और एक और पेट्रोल वेसल वहीं पे था। तो ये 3 शिप्स ऑलरेडी नज़र रख रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। तो उनके पास ऑलरेडी कुछ हेलीकॉप्टर्स थे और वो नज़र रख रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो उनके पास एक असेसमेंट पहले से था कि उस मर्चेंट वेसल पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कितने पायरेट्स हैं, कितने क्रू हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, कि थ्रेट असेसमेंट ऑलरेडी बन चुका था। जैसे आपने बताया कि एक P-8I एयरक्राफ्ट तो एक मामूली चीज़ बन गया। अब कोई भी ऑपरेशन में P-8I गोवा से तैनात हो जाता है, या फिर एक सी गार्डियन भी तैनात हो जाता है अरकोनम तमिलनाडु से। तो दो विमान थे आकाश में, एक था P-8I, एक था सी गार्डियन ड्रोन, जो एक बैटल पिक्चर, लाइव रियल टाइम बैटल पिक्चर दे रहा था इंडियन नेवी कमांडोज को। तो उनके पास उनके टैबलेट्स पे, और मैंने कुछ ग्रैब्स देखे हैं इनके, सिस्टम्स बहुत ही शानदार हैं अभी, निखिल। जो कमांडोज के पास जो एक्सेस है सिस्टम्स के, वो बहुत ही अच्छे हैं। जो सी गार्डियन से और P-8I के लाइव स्ट्रीमिंग इमेजरी वो शिप का, उनको एक टैबलेट, मिलिटराइज टैबलेट पे मिलता है। तो जब वो बैठे थे वो C-17 में, उनको एक्चुअली रियल टाइम पिक्चर मिल रहा था कि उस जहाज़ पे क्या चल रहा है, कि लोग कहाँ बैठे हैं, क्या आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, किसी कंटेनर के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। उनको ये सब पता चल गया था जब वो पहुँचे थे। 2500 किलोमीटर का उड़ान भरने के बाद वहाँ आके ये C-17 जो था वो थोड़ा लो ऑल्टीट्यूड आ गया था, क्योंकि वो बहुत ऊपर से नहीं कूदते हैं। तो थोड़ा नीचे आके, और जैसे आप देख रहे हो वो इमेजेस में, जो स्टिल इमेजेस और कुछ वीडियो इमेजेस जो सामने आए हैं, उसमें दिखाई देता है कि एटलीस्ट few thousand फीट के ऑल्टीट्यूड से वो कूदते हैं। और ये जो कमांडोज हैं वो अकेले नहीं कूदते हैं, वो इक्विपमेंट के साथ कूदते हैं। तो आई थिंक 3 या 4 बोट्स भी थे उनके, वो डबल इन्फ्लेटेबल बोट्स, असॉल्ट बोट्स जो बोलते हैं नेवी पार्लेंस में, उनके साथ था। तो जब वो समुद्र में गए थे, वो बोट्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, वो बोट में बैठकर वो दे स्टार्टेड द ऑपरेशन। बिल्कुल। और शिव, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे एक बार जब आप उस पायरेट वेसल पे चले जाते हैं, मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक क्लोज कॉम्बैट सिनेरियो में आना है। आपको पता नहीं कि किस गैली में, किस गली में, किस कंटेनर के पीछे कौन छिपा हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल आपके पास में सर्वेलेंस है, हो सकता है आपके पास शिप के ब्लूप्रिंट्स हो, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर कभी भी नहीं हो सकते हो। तो बहुत सारे लास्ट मिनट डिसीजंस आई एम श्योर मार्कोस को लेने पड़ते होंगे, और उसके बाद फिर आपको रिकवर भी करना है अपनी पूरी टीम को। उस वेसल को तो फ्लोट करा के लाया जा रहा है। तो जब मार्कोस की टीम वहां पे जाती है, या इस तरह के नेवल ऑपरेशंस होते हैं, आई एम श्योर वहां कुछ इंजीनियर्स भी साथ में जाते होंगे जो शिप के ऑपरेशंस वगैरह में वेल वर्स्ड होंगे, कि अगर वो वहां पे इंजन स्किल कर देते हैं तो दोबारा चालू करके क्या करना है, उस तरह के फैसले लिए जाने हैं। 100% करेक्ट। हर मार्कोस यूनिट में इस पे ऐड कर सकता हूँ निखिल, कि हर कमांडो यूनिट में कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं। 1-2 कमांडो स्काउट होंगे जो अंदर बिल्कुल जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली थ्रेट कहाँ से आ रहा है। 2-3 किसी और का एक्सपर्ट हो सकते हैं, ब्रीचर्स होंगे कुछ, अगर बिल्कुल और कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट्स, ऐसे स्पेशलाइजेशंस होते हैं कमांडो यूनिट्स में, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। बिल्कुल। और अब हम एक चीज़ पहले बता दें आपको कि भारतीय नौसेना एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस रखवाले की रिकॉर्डिंग आज हो रही है 22 मार्च को, 23 को आप इसे देखेंगे, 23 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। शिव, इस बिल्कुल नेवी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नेवी के लिए एक बड़ा दिन है, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, एक खुशी का मौका है उनके लिए, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने टीम, अपनी ट्रेनिंग को डिस्प्ले करने का। बिल्कुल निखिल, जैसे मैंने बताया कि इंडियन नेवी का जो परसेप्शन है कि ये
ये जो चल रहा है, अगर हम पिछले 2-3 हफ्ते में देखेंगे, इंडियन नेवी का जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार पिक्चर्स वीडियोस आ रहे हैं कि वो ऑपरेशंस में क्या कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है पर्शियन गल्फ में कि ये पायरेसी वेसल को रेस्क्यू किया, इसको रेस्क्यू किया, वहाँ पे इंटरवीन किया। तो ये एक ऑलमोस्ट एक रिदम बन गया है, एक पैटर्न बन गया है कि इंडियन नेवी उस इलाके पर कंट्रोल रखा है, उसका कंट्रोल अच्छा है, वो रिएक्ट करते हैं काफ़ी जल्दी और काफ़ी ऑपरेशंस में सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए इंडियन नेवी में एक confidence अच्छा सा build- कॉन्फिडेंस आया है और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि एक थॉट प्रोसेस सामने आया है निखिल कि अब हम थोड़ा हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, जो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम एक्चुअली टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है और मेरे कुछ सोर्सेज भी बोलते हैं कि इस ऑपरेशन में शायद उन कमांडोज की शायद ज़रूरत मे नॉट हैव बिन रिक्वायर्ड, उनका कहना है कि क्योंकि अभी तक जो आईएनएस कोलकाता के पर भी मरीन कमांडोज होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनसे भी हो सकता था ये ऑपरेशन। लेकिन तो एक बार देखना चाहते थे कि ये हो सकता है या नहीं। अगर आपके पास एक लाइव सिचुएशन है, क्यों ना आप टेस्ट करें ये क्षमता, क्यों ना आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपके पास ये कैपेबिलिटी एक्चुअली है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडियन नेवी का जो संदेश है इसमें ये है कि देखो हम ये कर सकते हैं, जितना भी दूर ये घटना हो रहा है हम वहां आके ऑपरेशन कर सकते हम वहां तक पहुंचेंगे, हमारे कमांडोज को वहां डिलीवर करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे इस ऑपरेशन में। बिल्कुल। मुझे भी यही लग रहा था शिव कि जैसे जब ये खबर आई कि वेस्ट कोस्ट से C-17 में लेके गए हैं, तो पहला सवाल सारे बीट के एमश्योर लोगों के दिमाग में यही आया होगा कि शिप्स पहले से है वहां पे। और जैसे अब आपने कहा भी कि शिप्स अकेले नहीं होते हैं, शिप्स पे काफ़ी एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और ये कोलकाता वगैरह ये बड़े शिप्स हैं, ये बहुत बड़े शिप्स हैं। 1-2 हेलीकॉप्टर्स इनके पास में हमेशा होते हैं। लेकिन जैसे शिव ने कहा कि एक लाइव एक्सरसाइज, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका था। ऐसे ही एक और डेमोन्स्ट्रेशन से जुड़ी हमारे पास खबर है। इसका नोट थोड़ा सा अलग है। 12 मार्च के रोज पोखरण में भारत शक्ति एक्सरसाइज हो रही थी, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। जी हाँ, पोखरण में भी नेवी के लोग एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ भी मार्कोस इन्वॉल्व थे। एक फायरिंग एक्सरसाइज थी, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सरसाइज को अटेंड किया और उसमें तेजस एयरक्राफ्ट भी इन्वॉल्व थे। और उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन को जब पूरा कर लिया, उसके बाद 2 में से एक एयरक्राफ्ट में शिव ऐसा बताया जा रहा है कि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम थी और पायलट को फैसला लेना पड़ा इजेक्ट करने का और वो क्रैश किया। 23 साल की सर्विस हिस्ट्री में, डेवलपमेंट और सर्विस की हिस्ट्री मिला करके हम कह लें पहली बार कोई तेजस क्रैश हुआ है। हमें इसे देखना कैसे चाहिए शिव, और फौज इसे कैसे देख रही है? देखिए देखो, पहले तो जब भी हम तेजस के बारे में बात करते हैं तो एक इमोशन आ जाता है उसमें, क्योंकि तेजस एक भारतीय विमान है, यहीं पे उसका आविष्कार हुआ था, डेवलपमेंट यहीं पे हुआ था, तो इसलिए एक सेंटिमेंट अटैच्ड है जब हम तेजस के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप वायुसेना के लोगों से बात करेंगे, उनका एक बहुत क्लिनिकल अप्रोच है। उनका मानना है और उनका कहना है निखिल कि देखो, ये तो कुछ भी विमान हो सकता था उस दिन पे। तेजस, Su-30, MiG-29, जैगुआर, ये बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तैनात थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस भारत शक्ति डेमोन्स्ट्रेशन में। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तेजस रिलेटेड इंसिडेंट है। इट सो हैपेंड कि तेजस क्रैश हुआ है। वो मीडिया स्पॉटलाइट जो था इस दुर्घटना पे, वो ये था कि ये तेजस का पहला क्रैश है। जैसे आपने बताया कि 23 साल बाद, आफ्टर द फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट क्रैश, 8 साल बाद, और 8 साल ऑपरेशनल सर्विस में आने के बाद ये पहला क्रैश था। तो ये एक्चुअली अगर आप डेटा देखेंगे, ये बहुत अच्छा है। Excellent इसका मतलब है कि तेजस एक्चुअली एक बहुत ही सुरक्षित विमान है, काफ़ी सेफ है। उसका जो रिलायबिलिटी है, जो पायलट्स मानते हैं उसका रिलायबिलिटी, वो बहुत ही ज़्यादा है अगर आप तुलना करेंगे अदर एयरक्राफ्ट से। लेकिन क्रैश इज़ अ क्रैश निखिल, क्रैश एक सीरियस इशू है। हमको इसको सीरियसली देखना भी पड़ेगा, क्योंकि तेजस एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। हर क्रैश से कुछ सीखना तो बिल्कुल मिलता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली अच्छा है कि एक पहला क्रैश हो ही गया है, क्योंकि अब वो जीरो क्रैश वाला जो प्रेशर नहीं है, एक प्रेशर जो था वो सर पे नहीं है।
और वो बोलते हैं भी इस क्रैश में लो ऑल्टीट्यूड से पायलट सक्सेसफुली इजेक्ट कर चुका था। वो पायलट एक्चुअली सेफ है, वो हॉस्पिटल से भी बाहर है, वो जो है फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन के जो पायलट थे। तो इसलिए वो मानते हैं कि ये एक दिस इज नॉट अ बैड इंसिडेंट, उनसे बहुत लर्निंग्स मिलेंगे। और एक भी अच्छा जो सिल्वर लाइनिंग जो है वो है कि वो एक मोबाइल वीडियो भी था। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तुरंत एक मोबाइल वीडियो भी था कि कैसे वो एयरक्राफ्ट से पायलट ने इजेक्ट किया और एयरक्राफ्ट नीचे आता है। फाइटर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में निखिल वो विजुअल एविडेंस जो है वो लास्ट प्राइसलेस, उसका कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसमें से इतना इंफॉर्मेशन मिलता है कि एयरक्राफ्ट किस स्थिति में था, क्या लैंडिंग गियर नीचे था, कैनोपी का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, क्या इंजन एक्चुअली फ्लेम्ड आउट था। ये सारा इंफॉर्मेशन जो कभी नहीं मिलता है किसी को, अब सोशल मीडिया में आ गया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली बहुत बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, जैसे ये बताया गया है शिव कि पायलट ने इजेक्ट होने से पहले ग्राउंड कंट्रोल को ये सूचित किया था कि इंजन में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके बाद किया। और जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उनमें हमने ये भी देखा कि बिल्कुल जैसलमेर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके 2 किलोमीटर के आसपास ये क्रैश हुआ है, और जैसलमेर की पूरी आबादी वहां पे थी। लेकिन उससे 500-700 मीटर पहले ही एक हॉस्टल पे क्रैश हुआ है। तो लोगों ने इस तरह के भी, अभी ये मतलब कॉन्क्रीट बात नहीं है, लेकिन लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है पायलट ने थोड़ा स्टे करके ये कोशिश की है कि वो आबादी से उसको जितना दूर उसको अवे फ्रॉम बिल्ट अप एरियाज उसको क्रैश कर सके। एक हॉस्टल बिल्कुल उसके ऊपर वो गिरा, लेकिन फॉर्चुनेटली तब वहां बच्चे नहीं थे, बिल्कुल किसी की जान नहीं गई, पायलट भी सेफ हैं। शिव, और आपकी वो जीरो क्रैश वाली बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अभी आईपीएल का मौसम चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में जब एक बार बात चल रही थी, तब महेंद्र सिंह धोनी, उनको भी खेलना है इस बार आईपीएल में, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये इंडिया पाकिस्तान मैच का ना प्रेशर बहुत होता है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि सम डे इट विल हैपन। करेक्ट। ये कभी ना कभी ऐसा होगा, ये गेम गुड है। एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। किसी न किसी दिन हम हारेंगे किसी टीम से, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। और उसी तरह प्लेन्स के साथ भी है कि अगर वो उड़ते हैं तो वो किसी न किसी दिन क्रैश करेंगे। काम की बात ये है कि क्या आप उस क्रैश से सीखते हो, और वो गलतियां या वो जो भी चूक थी, चाहे वो सिस्टम की हो, चाहे वो पायलट की हो, चाहे वो इंजन्स की हो, हम उसको स्टडी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये वाली गलती हम दोबारा नहीं करें। एब्सोल्युटली राइट। वही स्पिरिट है। और जैसे हमने कहा है कि ठीक है एक एयरक्राफ्ट हमारा गिरा है, लेकिन सबसे प्राइसलेस चीज अगर कोई थी तो वो पायलट थे, क्योंकि और वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित कोई है, इंजरी भी नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है दोनों तरह से। उनकी फैमिली के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके सबसे बड़ा नुकसान अगर होता तो उनकी फैमिली का होता, फिर उनके यूनिट, उनके दोस्तों का होता। और देश का नुकसान वहां है कि पायलट्स आप खरीद नहीं सकते हैं ना। पायलट्स फैक्ट्री में एक पायलट अगर 10 साल का एक्सपीरियंस वाला है तो उसे दोबारा बनाने में पूरे 10 साल लगते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शिव, हम जैसे एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है, जब तेजस बिल्कुल क्रैश करने वाला था, एक पायलट थे, उन्होंने रिकवर कर लिया था, उनको मेडल भी मिला था, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे इन द बिपिन रावत वाला क्रैश। तो इस तरह की जितनी घटनाएं होती हैं जहां पे कोई अनहोनी होती है, वहां से भी सीखने का स्कोप होता है। इसी नोट पे शिव, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस क्रैश वाली बात में? निखिल, देखो, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में आपने बात की, मैंने उनका एक फर्स्ट हैंड अकाउंट भी लिखा था मेरी किताब में, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 में। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जैसे आपने बताया कि बहुत ट्रैजिकली ही वाज लॉस्ट इन द क्रैश अलोंग विद जनरल बिपिन रावत। उनका जो अनुभव था तेजस में, वो बहुत मतलब डरावना था और थोड़ा ह्यूमरस भी था, क्योंकि मैंने एक्चुअली सुना है उनके जो कम्युनिकेशंस हैं ग्राउंड कंट्रोल से, उनका बेसिकली जो हो रहा था कॉकपिट में, जो आउट ऑफ कंट्रोल था वो तेजस, वो हिंडन के ऊपर वो उड़ रहा था, एयरफोर्स डे के लिए प्रैक्टिस था, और ये पर्टिकुलर तेजस आउट ऑफ कंट्रोल था। जब वो पिच अप कर रहे थे, वो बिल्कुल पिच डाउन कर रहा था, और वो कोई भी कंट्रोल उसमें चल नहीं रहा था। इट वाज मिसबिहेविंग एंड इट वाज नॉट लिसनिंग टू द पायलट। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक बार वो हंसता है कॉकपिट में, वो बहुत लो ऑल्टीट्यूड में चल रहा है और ये कंट्रोल नहीं है जहाज में, और बोलते कि आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पायलट टू क्रैश तेजस। वो एक्चुअली हंस के बोल रहा है। उस सिचुएशन में, मतलब 4000 फीट में, वो 10,000 फीट से ये आउट ऑफ कंट्रोल वाला सिचुएशन शुरू हुआ था,
वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था ताकि वो थोड़ा कंट्रोल ला सके जहाज में, नहीं हो रहा था। फाइनली ऑफ कोर्स ही सेफली लैंडेड द प्लेन, उसी उसी के लिए उसको शौर्य चक्र मिला था। लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत ह्यूमरस था कि आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट टू क्रैश अ तेजस, तो वो सब। और ये बताया गया था कि उनके पास उनको ग्राउंड कंट्रोल से कह दिया गया था कि इफ यू सो विश आप इजेक्ट कीजिए क्योंकि आपका सेफ्टी है, लेकिन वो उस प्लेन को बचा के जमीन पे लेके आया और तब उससे और लेसन्स मिले। आई एम श्योर उस दिन ग्रुप कैप्टन बर्नर ने जो किया उससे और पायलट्स की जान बची है। बिल्कुल। और एक चीज मैं जस्ट एज अ कैवेट आई वांट टू ऐड कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो पायलट थे इस क्रैश में उनको काफी बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो सुरक्षित हैं। लेकिन पायलट्स के लिए जहाज एक इमोशनल चीज होती है, उनके लिए एक साथी होता है। और तेजस जैसे जैसे हमने बताया कि तेजस में एक इमोशन अटैच्ड है क्योंकि एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। तो हम रखवाले की तरफ से हम बिल्कुल साफ साफ बता सकते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता था। द पायलट इज सेफ एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो लोग उनको बुरा लग रहा है कि दिस इज द फर्स्ट पायलट टू क्रैश अ प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एयरफोर्स एक बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है और आगे जाके इस दुर्घटना से सीखेंगे और तेजस विल कंटिन्यू टू बी अ वेरी सेफ जेट। बिल्कुल। और अब अभी हम 1A's के लाइन प्रोडक्शन बिल्कुल होने वाला है। अगर अभी मौका है हमारे पास में तो हम कुछ चीज़ें वहाँ भी ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। इस नोट पे रखवाले किस किस को हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव, बड़ा मज़ेदार एपिसोड रहा। हम दर्शकों से भी उनकी राय मांगते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।